हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। ये जो लेक्चर है उसमें हम वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के काल को जानेंगे। इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने वैदिक सभ्यता को जाना, वैदिक सभ्यता के समय के वेदों के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार प्रत्येक वेद का कालक्रम रहता है, किसके द्वारा रचना की जाती है, ऋग्वेद में क्या आता है। उसके बाद हमने उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी, उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी और आज हम इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट जो है वो चर्चा करने वाले हैं ऋग्वैदिक समय की कौन सी सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो नोट डाउन करना है ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। ठीक है, क्या नोट डाउन करना है? ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऋग्वेद में किस तरह का समाज था, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें उस जमाने की, जिस जमाने की हमको ना तो कोई अनुभव है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई समझ है, तो आप लोग अनुमान लगाइए आज से हजारों सालों पहले कि हम ऐसे परिप्रेक्ष्य की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में हमको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। केवल कुछ साक्ष्यों के माध्यम से ही उस समय की घटनाओं का क्या पता चलता है। ऋग्वैदिक समय में समाज के बारे में अगर हम बात करें तो इस समय केवल 3 ही क्या माने जाते हैं, वर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से 3 वर्ण माने जाते हैं? एक ब्राह्मण, ठीक है, कौन से माने जाते हैं? तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद अगर हम बात करें तो क्षत्रिय, और क्षत्रिय की अगर हम बात करें तो वैश्य। तो इस काल में सबसे पहले ये 3 ही वर्णों का क्या पाया जाता है, उल्लेख पाया जाता है। तो स्वाभाविक है आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर शूद्रों का उल्लेख क्यों नहीं है। ठीक है, तो नहीं है इसका मतलब यह है कि उस समय इस तरह के किसी वर्ग का विभाजन ही नहीं किया गया था। जो लोग थे इन्हीं वर्गों में क्या थे, उस समय बटे हुए थे। अब होता क्या है, इससे आगे होता यह है कि बाद में कुछ सालों के पश्चात, कुछ सैकड़ों सालों के पश्चात किसमें उल्लेख मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है पुरुष सूक्त में। इसमें पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसका शूद्र का उल्लेख मिलता है। किसमें उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो पुरुष सूक्त में क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, अब आगे देखिए होता क्या है। होता यह है कि जब इसका उल्लेख मिल गया तो कितने हो गए? 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? ये 4 हो जाते हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिल गया तो 4 हो गए। कौन कौन से? ब्राह्मण हो गए, उसके बाद क्षत्रिय हो गए, क्षत्रियों के बाद वैश्य हो गए, और वैश्यों के बाद लास्ट में एक और वर्ण शामिल हो जाता है, वो है शूद्र। क्या शामिल हो जाता है? शूद्र शामिल हो जाता है। जब शूद्र शामिल हो जाता है तो 4 वर्ण बन जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं उस समय की, उस काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। कौन सी स्थिति के बारे में? तो उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस समय लोग क्या कार्य करते थे। क्या सब लोग कृषि करते थे? क्या सब लोग व्यापार करते थे या कुछ और करते थे? देखिए इस बारे में जो जानकारी मिलती है तो ये मिलती है कि सभी लोग इस काल में कृषि कार्य में संलग्न नहीं थे। ठीक है, कृषि कार्य में संलग्न नहीं थे।
तो किस कार्य में संलग्न थे? तो इस समय जो कार्य होता था वो व्यक्ति की इच्छा पर क्या करता था? निर्भर करता था। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, बाध्यता किसी के ऊपर नहीं थी। यानी कि एक दूसरी जाति का व्यक्ति भी किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के कार्यों को कर सकता था। तो कार्य की बाध्यता नहीं थी, किसी के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता था। ठीक है, तो कार्य की बाध्यता नहीं होती और किसी के द्वारा कोई भी कार्य जो है वो किया जा सकता था। अब आगे देखिए आगे क्या होता है इसमें। तो सूत्रों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए होता क्या है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा हुआ है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वेद हैं। क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में 9वें मंडल में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? कि मैं वेद हूं, मैं वेद हूं, मेरे पिता क्या हैं? मेरे पिता क्या हैं? तो मेरे पिता तो उल्लेख में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैं कवि हूं, मेरे पिता वेद हैं और मेरी मां अन्य पीसने वाली है। जो मेरी मां है वो क्या है? अन्य पीसने वाली है। ये कहां लिखा हुआ है? तो ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेखित है। ठीक है, अब जो ज्यादातर लोग इस काल में थे वो या तो वनवासी थे या फिर वो लोग धार्मिक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति के होते थे वो थे, या फिर वो लोग ज्यादातर उस समय वनों में क्या करते थे? निवास करते थे। ठीक है, देखिए लिखो, ज्यादातर लोग वनवासी, ग्रामवासी, ग्रामवासी थी तथा वैदिक समाज का भाग थी। वैदिक समाज का भाग थी। ठीक है, तो ज्यादातर जो जनता थी जो वैदिक समाज में थी वो क्या थी? या तो वनवासी थी या फिर ग्रामवासी थी, और ये सब क्या थे? उस समय के वैदिक समाज के भाग थे। अब देखिए समाज की जो मुख्य इकाई होती थी इस काल में क्या होती थी? तो परिवार। क्या होती थी? परिवार समाज की मुख्य इकाई थी। ठीक है, तो समाज की मुख्य इकाई क्या थी इस समय? तो समाज की मुख्य इकाई इस समय परिवार था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आगे देखिए,
परिवार के मुखिया को कुलपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो परिवार का जो मुखिया होता था वैदिक सभ्यता, वैदिक समाज के दौरान उसको किस नाम से संबोधन में लेते थे? तो उसको कुलपा के नाम से संबोधन में लिया जाता था। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए? एक तो वनवासी हो गया, उसके बाद एक ग्रामवासी हो गया, और एक जो पारिवारिक मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको कुलपा बोला जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या होता है कि समाज में जो महत्वपूर्ण प्रथाएं प्रचलित में थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रथा के रूप में आता है नियोग प्रथा। कौन सी प्रथा? नियोग प्रथा। और नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है? नियोग प्रथा का अर्थ क्या होता है? तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो महिला होती है उसको पुत्रों की अगर प्राप्ति ना हो तो वो उसके लिए कहीं और अपने संबंध क्या कर सकती है? स्थापित कर सकती है। तो उस समय क्या थी? नियोग प्रथा जो थी वो प्रचलन में थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो विधवा विवाह। कौन सा विवाह? विधवा विवाह और पुनर्विवाह जैसी जो प्रथाएं हैं वो किसमें थी? चरण में थी। कौन कौन सी? नियोग प्रथा, विधवा विवाह और पुनर्विवाह जैसी प्रथा जो थी उस समय प्रचलन में थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज इसमें आती है वो ये आती है कि महिलाएं जो थी उस समय सभा और समिति में क्या ले सकती थी? भाग ले सकती थी। ठीक है, तो महिलाएं उस समय सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। किसमें भाग ले सकती थी? सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन इनका राज्य की संपत्ति या फिर पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं होता था। लेकिन पारिवारिक संपत्ति में इनका हिस्सा नहीं होता था। तो पारिवारिक संपत्ति में क्या नहीं होता था? इनका हिस्सा नहीं होता था। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएं थी उस समय सभा और समिति में तो भाग ले सकती थी, लेकिन इनका जो पारिवारिक संपत्ति होती है इसमें इनका भाग नहीं होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। अब आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। जो विधवा विवाह है वो इस समय इतना प्रचलन में नहीं था। क्या? विधवा विवाह प्रचलन में नहीं था। तो लिखना है बाल विवाह इस समय प्रचलन में नहीं था। 16 से 17 वर्ष की उम्र में शादी होती थी। तो कितने से कितनी वर्ष की उम्र में शादी होती थी? तो 16 से 17 वर्ष की उम्र में शादी की जाती थी। ठीक है, कितनी वर्ष में? तो 16 से 17 वर्ष की उम्र में शादी की जाती थी। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि आज के समय तो क्या है, ये उम्र बाल विवाह में गिनी जाएगी, लेकिन उस समय, उस काल में इस उम्र को बाल विवाह में
शामिल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। क्या था? इस समय दास प्रथा का प्रचलन था और दासों की मात्रा कुछ ज्यादा होती थी। ठीक है, तो जो दास थे उनकी जो मात्रा है वो उस समय काफी ज्यादा मात्रा में होती थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितने भी दास जो है उस समय रख सकता था। किस काल में? ऋग्वैदिक समाज में। तो याद रखना है, दास प्रथा का क्या था? प्रचलन था, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक पॉइंट और डालना, दासों की तुलना में दासियों का ज्यादा प्रचलन होता था। तो दासों की तुलना में किनका प्रचलन ज्यादा होता था? तो दासों की तुलना में दासियों का प्रचलन जो था वो काफी ज्यादा था। इसीलिए दासियां ऋग्वैदिक समाज में ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, तो इस समय पर बहुपत्नी, बहुविवाह इनका ज्यादा मात्रा में प्रचलन होता था। ठीक है, तो बहुपत्नी और बहुविवाह जो है इसका बड़ी मात्रा में इस समय क्या था? प्रचलन था, यानी कि जो पुरुष होता है वो एक से ज्यादा पत्नियां इस समय रख सकता था। इसके अलावा जो आम जनता है वो ऐसा उस समय बहुत कम कर पाती थी, लेकिन राजा हुए, सेठ हुए, जो धनी व्यक्ति हुए, वो उस समय एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या रखना है? आपको याद रखना है। देखिए, अब इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट यह आता है कि इस समय महिलाएं कार्य क्या किया करती थी। इस समय महिलाएं कार्य क्या किया करती थी? तो महिलाएं घरेलू कार्य के साथ साथ कृषि कार्यों में भी पुरुषों की मदद किया करती थी। पुरुषों की मदद किया करती थी। इसके साथ ही कपड़े बुनाई आदि में भी संलग्न रहती थी। ठीक है, तो कपड़े बुनाई आदि जो कार्य थे वो भी इनके द्वारा किए जाते थे।
इसके अलावा छोटे छोटे कार्य थे, जैसे लकड़ी काटना, गेहूं, बाजरा, जौ, तो इन सब की क्या होती थी उस समय, पिसाई होती थी। इसके अलावा पशुपालन जैसा जो कार्य होता है, कौन सा कार्य है, तो पशुपालन जैसा कार्य होता है, उसमें भी ये क्या रहती थी, संलग्न रहती थी। तो ठीक है, ये होता है उस समय की सामाजिक स्थिति का उल्लेख, कैसी उस समय की सामाजिक स्थिति। इससे आगे जो है वो हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।